सोल लैंड 3 के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा कि तांग वोलिन तीसरी मुहर तोड़कर रैंक 30 से ऊपर पहुंच गया। उसकी आत्मा और रक्तवंश शक्ति में भारी वृद्धि हुई और फेंग वुयू की मदद से उसका भविष्य और उज्जवल हो गया। वू झांग कोंग को उसकी प्रगति पर आश्चर्य हुआ और तांग वोलिन ने मन ही मन फेंग वुयू को अपना चौथा गुरु स्वीकार कर लिया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। छोटे से घर पर पहुंचने पर तांग वुलिन और वू झांगकोंग ने देखा कि अंदर की लाइट जल रही थी। वे दोनों बैठक में दाखिल हुए, लेकिन उन्हें लेने के लिए वहां कोई नहीं था। तुम यहाँ इंतजार करो, वू झांगकोंग ने एक कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा, फिर सीढ़ियों की ओर बढ़ गए। मैं शिक्षक को ढूंढने जा रहा हूँ। वू झांगकोंग के निर्देश के बावजूद तांग वुलिन खड़ा ही रहा। थोड़ी देर बाद वू झांगकोंग जुओशी को साथ लेकर वापस आए। तांग वुलिन को देखते ही जुओशी की आंखें चमक उठीं और वे अपने शिष्य पौत्र की ओर तेजी से बढ़े, मगर कुछ अलग सा लग रहा था। उन्होंने उसकी ओर ध्यान से देखते हुए आंखें संकरी कर लीं। ग्रैंड टीचर, तांग वुलिन ने सम्मानपूर्वक कहा। जुओशी ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। कुछ क्षण बाद उनके कठोर भाव आश्चर्य में बदल गए। सिर्फ 1 हफ्ते में तुम्हारी रक्तसार इतनी ज्यादा बढ़ गई? क्या हुआ, तुमने तूपबा किया है ना? हाँ, यहाँ का खाना बहुत पोषण युक्त है। बहुत ज़्यादा खाने के बाद मैंने पाया कि इससे मेरी रक्तसार बढ़ती है। मेरे लिए खाना ही रक्तसार साधना का तरीका है। जोशी स्तब्ध रहकर खड़े रह गए। खाना खाकर साधना? मुझे पता है कि श्रेक में हम राक्षस पैदा करने के लिए मशहूर हैं, लेकिन मैंने ऐसा पहले कभी नहीं सुना। भोजन प्रकार के आत्मा गुरु खाना खाकर साधना करते हैं, मगर उसमें आत्मा शक्ति बढ़ती है, रक्तसार नहीं। आमतौर पर समृद्ध रक्तसार शरीर को मजबूत बनाती है ताकि वो साधना के लिए अधिक उपयुक्त हो सके, लेकिन तांग वुलिन की असाधारण रूप से प्रबल रक्तसार अब उसकी शक्ति का ही हिस्सा बन चुकी थी। उसकी ये अद्भुत खाकर साधना की विधि श्रेक अकेडमी की सबसे विचित्र साधना विधियों में से एक थी। तांग वुलिन ने बीते सप्ताह के अपने अनुभव बताना जारी रखा। जब वो फेंग वुयू को गुरु स्वीकार करने वाली बात पर पहुंचा तो जुओशी की भौहें हल्के से चौंक गईं। हालांकि अपनी कहानी में डूबे हुए तांग वुलिन ने ये सब नहीं देखा। पूरे आधे घंटे में उसने अपना पूरा सप्ताह सुना दिया। बुरा नहीं, तुम्हारी प्रगति बहुत तेज है। अब तुम आत्मा शोधन आजमा सकते हो और सच में 5वें दर्जे के ब्लैकस्मिथ बन सकते हो। मेहनत जारी रखो। इतना कहकर जुओशी मुड़ गए और ऊपर चले गए। बस इतना ही? तांग वुलिन वहीं ब्लैंक भाव से खड़ा रह गया। उसे उम्मीद थी कि उसके ग्रैंड टीचर उसे कुछ सलाह देंगे, लेकिन उसकी सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गई। बगल में खड़े वू झांगकोंग भौहें सिकोड़कर सोच में पड़ गए। शिक्षक वू, ग्रैंड टीचर वो? तांग वुलिन ने संदेह से वू झांगकोंग की ओर देखा। वू झांगकोंग ने सिर्फ सिर हिलाया। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वो सब पढ़ा दूंगा जो तुमने कक्षा में मिस किया है, ताकि तुम कल बिना किसी परेशानी के कक्षा में लौट सको। ठीक है। तांग वुलिन वू झांगकोंग के साथ उनके कमरे में चला गया। श्रेक अकादमी के शिक्षक बेहद तेजी से पाठ्यक्रम आगे बढ़ाते थे। एक भी कक्षा छूट जाना किसी को बहुत पीछे धकेल सकता था। आज तांग वुलिन का एक लक्ष्य यही था, छूटी हुई पढ़ाई पूरी करना। जब जुओशी दूसरी मंजिल पर पहुंचे तो उनका शांत चेहरा टूट गया। उनकी आंखों में क्रोध की आग भड़क उठी। वे अपने कमरे में घुसी, आत्मा संचारक निकाला और तेजी से एक नंबर मिलाया। क्या चाहिए? अगर कोई जरूरी बात नहीं है तो मैं कॉल काट रहा हूँ, दूसरी ओर से झुंझलाया हुआ स्वर आया। अगर कॉल काटी तो मैं तुम्हारा घर तोड़ दूंगा, जुओशी गरजे। कौन सा कीड़ा तुम्हारे पिछवाड़े घुसकर मर गया है? दूसरी ओर से गुस्से में जवाब आया। फेंग वुयू, तुम बूढ़े कमीने, तुमने कब मेरी अनुमति ली तांग वुलिन को अपना शिष्य बनाने की? जुओशी क्रोध से बोले। मुझे तुम्हारी अनुमति क्यों चाहिए? फेंग वुयू ने तिरस्कार से कहा। जुओशी ने ठंडा स्वर अपनाया। तांग वुलिन मेरा शिष्य पौत्र है, अब क्या कहोगे? वो तुम्हारा शिष्य पौत्र? बकवास, झूठ मत बोलो। मैंने जांच की है, वो ईस्ट सी शहर से है। तुम उसके ग्रैंड टीचर कैसे हो सकते हो? मेरा शिष्य वू झांगकोंग ईस्ट सी शहर में उसका शिक्षक था, अब क्या कहोगे? वू झांगकोंग, वही जिससे तुमने संबंध तोड़ लिए थे? मैंने बस उसे बाहर अनुभव लेने के लिए भेजा था। किसने कहा मैंने संबंध तोड़े? इस बार वो बेहतरीन शिष्यों को मेरे पास आदर प्रकट करने लाया है। अपने कर्मों की सफाई दो। सफाई मेरी जूती, जब चाहो तब उसके ग्रैंड टीचर बन जाते हो, है ना? तुमने उसे क्या दिया, क्या सिखाया? और क्या तुम ये नकारोगे कि उसके जाने के बाद तुमने आधा महीना खाना नहीं खाया? मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। फेंग वुयू टस से मस नहीं हुआ। तुम, ठीक है, जैसा चाहो, आओ लड़ते हैं। जो जीतेगा वही उसका गुरु बनेगा, जुओशी चिल्लाए। ऐसा कभी नहीं, तुम अकेले ही लड़ते रहो, मैं क्यों झंझट करूं?
वो पहले ही मुझे गुरु मान चुका है और मैंने उसे लाभ भी दिए हैं। अगर तुम उससे गुरु बदलवाने की कोशिश करोगे तो मैं उंगली भी नहीं उठाऊंगा। वो बस ऐसा व्यक्ति कहलाएगा जो अपने गुरुओं से मुंह मोड़ता है। इतना कहकर फेंग वुयू ने कॉल काट दी। जोशी हाथ में संचारक पकड़े खड़े रह गए। कानों में सिर्फ कटे हुए कॉल की टोन गूंज रही थी। फिर उन्होंने उसे जमीन पर फेंक दिया और पैर पटकते हुए गरजे, कमीना, वो बूढ़ा कमीना, कितनी बेशर्मी हो सकती है। उधर फेंग वुयू जोर जोर से हंस रहा था। वो ध्यान कर रहा था जब कॉल आया, लेकिन अब वो खुशी से नाच रहा था। मैंने सोचा भी नहीं था कि सिर्फ इस शिष्य को अपनाकर मैं उस बूढ़े जुओशी को इतना भड़का दूंगा। मैं इतना खुश हूं कि मर सकता हूं। मेरे शिष्य की जय हो। जुओशी, तुम हमेशा मुझे दबाते आए हो, लेकिन इस बार कुछ नहीं कर सकते। इस सब हंगामे से अनजान तांग वुलिन ने वू झांगकोंग के साथ पूरी रात छूटी हुई पढ़ाई पूरी की। शिक्षक की अनुमति से वो वही ध्यान लगाने लगा। अगली सुबह भोर से कुछ मिनट पहले तांग वुलिन वू झांगकोंग की आवाज पर जागा। गुरु और शिष्य साथ बाहर निकले और पूर्व की दिशा में उगते सूरज की प्रतीक्षा करने के लिए, ताकि पर्पल डीमन आइज का अभ्यास कर सके। जब बैंगनी बादलों के आखिरी निशान क्षितिज से मिट गए और अभ्यास पूरा हो गया तो तांग वुलिन ने पूछा, शिक्षक, श्रेक सिटी में तांग संप्रदाय की शाखा कहाँ है? क्या मुझे शिए शिए और शूशियाओयान को रिपोर्ट करने नहीं जाना चाहिए? वो श्रेक इनर सिटी में है और एकेडमी के बहुत पास है। बाद में मैं तुम तीनों को ले चलूंगा। ओह ठीक है। उसी पल तांग वुलिन का पेट जोर से गुर्राया। उसने शर्मिंदगी से वू झांगकोंग की ओर देखा। शिक्षक, क्या मैं नाश्ता करने के लिए आउटर कोर्ट लौट सकता हूँ? यहीं खा लो। लेकिन मैं, तांग वुलिन हिकलाया, मुझे लगता है कि मेरी भूख पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। एक भोजन तो शिक्षक तुम्हें दे ही सकता है। चलो। वे दोनों मुड़े और घर की ओर लौटे। जुओशी बाहर थे, आराम से सुबह का व्यायाम करते हुए उन्हें हाथ हिलाकर अभिवादन किया। शिक्षक, ग्रैंड टीचर। वू झांगकोंग और तांग वुलिन ने आदरपूर्वक अभिवादन किया। जुओशी ने उनकी ओर देखा। तांग वुलिन, इधर आओ। जी। तांग वुलिन आगे बढ़ा। ध्यान से देखो, जुओशी ने कहा। उन्होंने धीरे से अपना दायां हाथ उठाया, सामने एक वृत्त बनाया और फिर आगे की ओर धक्का दिया। उनकी हरकतें बेहद साधारण थी। दूर से देखने पर ऐसा लगता जैसे कोई साधारण बूढ़ा आदमी सुबह की कसरत कर रहा हो, लेकिन तांग वुलिन को इसके सिवा कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा था। जिस क्षण जुओशी ने वृत्त बनाया, तांग वुलिन को एक पल के लिए लगा मानो उनके ग्रैंड टीचर ही पूरी दुनिया का केंद्र बन गए हों। उसके भीतर से एक ड्रैगन की गर्जना उठी और उसकी रक्तसार उन्मत्त होकर पूरे शरीर में दौड़ पड़ी। उसका मन कांप उठा और दृष्टि धुंधली हो गई, मानो उसके भीतर के ड्रैगन ने आकाश की ओर दहाड़ा हो और स्वर्ग तक को हिला दिया हो। तांग वुलिन की आंखों में जब जुओशी ने हथेली आगे बढ़ाई तो लाल कवच वाला एक ड्रैगन भयानक गरिमा और अत्याचारी रक्तसार के साथ आगे टूट पड़ा। उसकी शक्ति से संसार कांप उठा। हथेली के सामने की हवा फट गई और अंधकार प्रकट हो गया, जैसे अंतरिक्ष ही चीर दिया गया हो। आसपास का स्थान कई मिनटों तक कांपता रहा। जब सब कुछ शांत हुआ तो तांग वुलिन की दृष्टि का अंधकार भी मिट गया। सब कुछ सामान्य हो गया। तुम अपनी रक्तवंश की शक्ति का इस तरह उपयोग कर सकते हो। वापस जाकर इसे समझो। इस चाल का नाम है ड्रैगन शॉक्स द हेवंस। मेरी मार्शल आर्ट स्कारलेट आर्मर ड्रैगन है, इसलिए जब मैं इसे उपयोग करता हूँ तो ये स्कारलेट ड्रैगन शॉक्स द हेवंस कहलाती है। इतना कहकर जुओशी मुड़ गए और घर के अंदर चले गए। तांग वुलिन वहीं जड़ की तरह खड़ा रह गया। उनकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सका। उसने अनमन्य भाव से अपनी हथेली उठाई, शरीर हल्का सा डगमगाया और जुओशी की हरकतों की नकल की। उसके शरीर के चारों ओर समय समय पर सुनहरी रोशनी चमक उठी। चिंतित होकर वू झांगकोंग जोशी के पीछे पीछे छोटे से घर के भीतर चला गया और तांग वुलिन को उसके विचारों तथा धीरे धीरे दूर होती पदचापों के साथ अकेला छोड़ गया। गुरु, क्या ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है? ये तो आपके द्वारा रचा गया सबसे शक्तिशाली आत्मा कौशल का पहला भाग है। क्या वुलिन अपनी मौजूदा अवस्था में इसे सीख सकता है? वू झांगकोंग ने पूछा। जोशी ने हवा में हाथ लहराते हुए उपेक्षापूर्वक कहा, तुम नहीं समझते। उसकी ड्रैगन रक्त रेखा अत्यंत शुद्ध और कुलीन है, कम से कम मेरी से एक स्तर ऊपर। मेरा स्वयं निर्मित आत्मा कौशल केवल ड्रैगन प्रकार की आत्मा कौशलों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके लिए अत्यंत शक्तिशाली रक्तसार की आवश्यकता होती है।
मैं उसे ये इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि उसकी रक्त रेखा मेरी मार्शल आत्मा से मेल खाती है। ये अजीब है कि इतनी शक्तिशाली ड्रैगन रक्त रेखा होने के बावजूद उसकी मार्शल आत्मा ड्रैगन प्रकार के नहीं है। लेकिन फिलहाल ये महत्वपूर्ण नहीं है, उसने वू झांगकोंग की आंखों में सीधे देखते हुए कहा। महत्वपूर्ण ये है कि वो इतना मजबूत हो चुका है कि मेरे आत्मा कौशल को सीखना शुरू कर सके। अब ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो कितना समझ पाता है। ड्रैगन शॉक्स द हेवंस मेरे डिवाइन ड्रैगन के 9 प्रहारों में से पहला है। अगर वो इसे समझ सका तो इसका अर्थ है कि उसमें प्रतिभा है, और अगर नहीं भी समझ सका तो उसकी रक्त रेखा ये सुनिश्चित करेगी कि उसे कोई हानि न पहुंचे। जोशी कुछ पल रुका, मानो उसे कुछ याद आ गया हो, फिर वो ठहाका मारकर बोला, इसके अलावा अगर मैं उसे कुछ नहीं सिखाऊंगा तो वो बेशर्म बदमाश फेंग वू यू उसे छीन ले जाएगा। मैंने उसे कल फोन किया था और तुम विश्वास नहीं करोगे कि वो कितना घमंडी था। मुझसे पूछ रहा था कि मैंने वुलिन के लिए क्या किया है। देखते हैं आखिरकार वुलिन को सबसे ज्यादा कौन दे पाता है। वो अभी केवल 3 शब्द बैटल आर्मर मास्टर है। उसने अभी तक डिवाइन ब्लैकस्मिथ का दर्जा भी नहीं पाया है। देखते हैं मुझसे भिड़ने की हिम्मत करता है या नहीं। वो झांगकोंग ने असहाय सा चेहरा बनाया। गुरु, फेंग एल्डर वुलिन की फॉर्जिंग क्षमता के पीछे हैं, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जुओ शी करहा उठा। बकवास, क्या तुम कह रहे हो कि मैं उस बूढ़े बदमाश के स्वभाव को नहीं समझता? वो पूरी तरह स्वार्थी है और कभी ऐसा कुछ नहीं करता जिससे उसे लाभ न हो। मैं एक पल के लिए भी ये नहीं मानता कि उसने वुलिन की विशेष रक्त रेखा पर ध्यान नहीं दिया है, लेकिन वुलिन मेरे अधीन अध्ययन करने के लिए सबसे उपयुक्त है। मुझे परवाह नहीं कि उसके पास ड्रैगन प्रकार की मार्शल आत्मा है या नहीं। अगर वो बदमाश भी उसे सिखाने लगा तो ये बड़ी मुसीबत होगी। इसलिए चाहे वो कुछ भी कहे, वुलिन मेरा ग्रैंड डिसाइपल ही रहेगा। अरे हाँ, जरा सोचो, अगर उसने वुलिन को अपना शिष्य बनाया है और वुलिन मेरा ग्रैंड डिसाइपल है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं उससे वरिष्ठ हूँ? ये विचार आते ही जोशी का चेहरा खिल उठा और उसकी सारी खिन्नता गायब हो गई। ये दृश्य देखकर वू झांगकोंग अवाक रह गया। श्रेक अकेडमी में प्रवेश करने के बाद से ही जोशी और फेंग वू यू एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे रहते थे। दोनों के पास शिखर स्तर की ड्रैगन प्रकार की मार्शल आत्माएं थीं। एक के पास ब्लेजिंग फायर ड्रैगन और दूसरे के पास स्कारलेट आर्मर्ड ड्रैगन। ऐसे में उनका प्रतिद्वंदी बनना स्वाभाविक था। बाद में फेंग वू यू को फॉर्जिंग में रुचि हो गई और उसने अपनी अधिकांश ऊर्जा ब्लैकस्मिथ बनने में लगा दी। परिणाम स्वरूप उसकी साधना जोशी से पीछे रह गई और वो जल्द ही अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति के सामने दब गया। असंतुष्ट होकर फेंग वू यू ने डिवाइन ब्लैकस्मिथ बनने और 4 शब्द बैटल आर्मर बनाने की कसम खाई, सिर्फ जुओशी को हराने के लिए। श्रेक के पवित्र जुड़वा ड्रैगन के रूप में प्रसिद्ध होने के बावजूद दिलचस्प बात ये थी कि दोनों शायद ही कभी आमने सामने आते थे, और जब आते भी थे तो एक दूसरे से बेहद चिढ़ते थे। सामने के आंगन में अकेला छोड़ा गया तांग वुलिन जुओशी के ड्रैगन शॉक्स द हेवंस की स्मृति में डूब गया। उस चाल के हर विवरण उसके मस्तिष्क में गहराई से अंकित हो चुका था, मानो वो किसी रोमांचक चलचित्र को बार बार देख रहा हो। उसे ये तक याद था कि जोशी की हथेली में रक्त कैसे प्रवाहित हुआ था और प्रहार करते ही उसकी बाह पर लाल शल्क उभर आए थे। जब उसने उसी क्रिया की नकल की तो उसने अपने शरीर में रक्तसार के प्रवाह को अजीब पाया। धीरे धीरे उसका रक्तसार अपनी सामान्य दिशा के विपरीत बहने लगा। भले ही ये असहज लग रहा था, फिर भी वो जोशी जैसी शक्ति प्रकट करने की तीव्र इच्छा को दबा नहीं सका। मैं कर सकता हूँ। रक्त के उल्टे प्रवाह की परवाह किए बिना तांग वुलिन ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। उसने महसूस किया कि उसका रक्तसार उन्माद में घूमने लगा है। भीतर संचित ऊर्जा उबलती हुई बाहर निकलने को आतुर है। इसका प्रभाव उसके गोल्डन ड्रैगन बॉडी के समान था। ये केवल एक आक्रामक तकनीक नहीं है, ये तो रक्तसार की साधना की विधि भी है। तो रक्तसार को इस तरह भी प्रयोग किया जा सकता है। अचानक उसका रक्तसार उग्र हो गया। उसे ऐसा लगा मानो किसी ने उसके पेट में चाकू घोंप दिए हों। वो लड़खड़ाता हुआ झुक गया, सिर चकराने लगा और उसे मजबूरन रुकना पड़ा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं था कि उसने ड्रैगन शॉक्स द हेवंस को नहीं समझा। इसके परिणाम स्वरूप उसकी भूख आसमान छूने लगी। आधे घंटे बाद वू झांगकोंग को तांग वुलिन की भूख बढ़ने का भयानक अर्थ समझ में आ गया। तांग वुलिन ने अकेले ही जोशी के घर का सारा खाना साफ कर दिया, फिर भी उसकी भूख शांत नहीं हुई। बाहरी प्रांगण लौटने के बाद वो सीधे भोजनालय चला गया। इतनी देर क्यों हो गई? फेंग वू यू भोजनालय के प्रवेश द्वार पर हाथ पीछे बांधे खड़ा था। शुभ प्रभात गुरु, क्या आप मेरा इंतजार कर रहे थे? तांग वुलिन ने आश्चर्य से पूछा। फेंग वू यू ने सिर हिलाया और अपने शिष्य को कुछ थमाया। ये लो, भोजनालय का कार्ड, इसे जो भी खरीदोगे उसका खर्च सीधे मेरे खाते में जाएगा। अब जाओ, खाओ। वो कार्ड काला था जिस पर चांदी की नक्काशी थी। अपने आकार के हिसाब से वो काफी भारी था, समान आकार के सिल्वर कार्ड से 10 गुना ज्यादा। वो किस धातु का बना है इसका अंदाजा तांग वुलिन नहीं लगा सका। जैसे ही वो प्रवेश द्वार से बाहर निकला, उसने फेंग वू यू की आवाज सुनी। तो जोशी तुम्हारे ग्रैंड टीचर हैं? ये कैसे पता?
फेंग वुयू ने शरारती मुस्कान दिखाई। मुझे कैसे नहीं पता होगा, अब जल्दी जाओ और खाओ। इन शब्दों के साथ वो चला गया। कार्ड पर आखिरी नजर डालकर तांग वुलिन भोजनालय में दौड़ पड़ा। वो रसोइयों पर युद्ध छेड़ने वाला था। सब कुछ मुफ्त है, मैं जितना चाहूं उतना खा सकता हूं, क्योंकि खाना उसके लिए एक साधना विधि थी। उसे जितना हो सके उतना पौष्टिक भोजन करना था। योगदान अंकों की कमी के कारण वो पिछले कुछ दिनों से भोजन के समय खुद को रोक रहा था, लेकिन अब नहीं। अब वो राजा की तरह पेट भरकर खा रहा था। कैफेटेरिया में कुछ और देर तक आतंक मचाने के बाद तांग वुलिन पेट सहलाते हुए समय पर कक्षा में पहुंचा। भोजन के बाद वो इतना संतुष्ट था कि उसके शरीर से संतोष की आभार ही निकल रही थी जब वो लेक्चर थिएटर के दरवाजों से भीतर दाखिल हुआ। लेकिन तभी उसे अचानक बेचैनी का एहसास हुआ। जैसे ही उसने भीतर कदम रखा, पूरी कक्षा में सन्नाटा छा गया और सभी की निगाहें उस पर टिक गई। तांग वुलिन ने अपने चेहरे से संतुष्ट मुस्कान मिटाई और गंभीरता से अपने सहपाठियों की ओर सिर हिलाया। फिर वो जल्दी से अपनी सीट पर बैठ गया। शिये ने उसे कोहनी मारी। तुम्हें क्या हुआ था? पिछले कुछ दिनों से गायब क्यों थे? तांग वुलिन ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन जवाब देने से पहले ही उसने अपनी पीठ में एक तीक्ष्ण दृष्टि गड़ती महसूस की। वो मुड़ा। वो वू सिधुआ थी। उसकी बर्फीली आंखें उसे घूर रही थी और उसकी नाराजगी पूरी तरह स्पष्ट थी। तांग वुलिन का दिल लगभग बैठ गया जब उसे उसकी घूरने का कारण समझ में आया। बैटल आर्मर बनाने का निर्णय लेने के तुरंत बाद ही वो 3 दिनों के लिए गायब हो गया था। वो 3 दिन अत्यंत कीमती थे। उसने अपराध बोध भरी मुस्कान भेजी। वो जानता था कि उसकी अनुपस्थिति से सबको परेशानी हुई थी। वो सिधवा ने आंखें घुमाई और मुंह फेर लिया। इसके बाद तांग वुलिन ने लुओ गुई शिंग की ओर देखा, लेकिन वो हमेशा की तरह मुस्कुरा रहा था। वो उसके वास्तविक भाव नहीं समझ पा रहा था। अब हम अपने बैटल आर्मर डिजाइन योजनाओं पर चर्चा शुरू करें। सबने पहले ही अपनी धातु चुन ली है। गुयुए, तुम्हें काम शुरू करना होगा। मुझे सबके दाएं हाथ के आर्मर का डिजाइन जल्द ही अंतिम रूप देना है। मुझे पता है। मुझे माफ करना, मैंने तुम सबको परेशान किया। मैं आज ही सबकी धातुएं फॉर्ज कर दूंगा, तांग वुलिन ने कहा, शब्दों पर लगभग लड़खड़ाते हुए। तुम ब्रेक थ्रू किए हो? गु युए ने आश्चर्य से पूछा। आवाज अभी भी धीमी थी। तांग वुलिन ने चौड़ी आंखों से उसकी ओर देखा। तुम पहचान गई? गु युए ने सिर हिलाया। तुम्हारी आभा पहले से अलग है। साफ है कि तुम ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हो। तुम्हारे पास अब 3 रिंग्स हैं, है ना? तांग वुलिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वाओ कैप्टन, तुमने भी ब्रेक थ्रू किया। यद्यपि तांग वुलिन और गु युए धीरे बात कर रहे थे, फिर भी शू शियायान ने पास की सीट से सब सुन लिया। उसके कान काफी तेज थे। तुम्हें भी से क्या मतलब है? तांग वुलिन ये देखकर हैरान था कि शू शियायान इतनी प्रसन्न क्यों है। शू शियायान ने शरारती मुस्कान बिखेरी। संतोष की लहरें उसके चारों ओर फैल गईं। मैं 2 दिन पहले ही रैंक 30 तक ब्रेक थ्रू कर गई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कल विश्राम दिवस है, इसलिए बड़ी बहन गु युए मुझे नया स्पिरिट सोल लेने जा रही हैं। क्या तुम भी हमारे साथ चलोगे? तांग वुलिन ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मुझे छोड़ दो, मेरे पास करने के लिए बहुत सी चीजें हैं और एक पल भी फुर्सत नहीं। वैसे भी मैं पहले ही बहुत सी कक्षाएं मिस कर चुका हूँ। पहले से कहीं ज्यादा तांग वुलिन को समय की भारी कमी महसूस हो रही थी। उसे श्रेक अकेडमी की तीव्र गति वाली पढ़ाई के साथ कदम मिलाना था, और अब जब उसके पास 3 आत्मावृत थे तो 2 ब्लैकस्मिथ शिक्षक भी उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे जो उसका मार्गदर्शन करना चाहते थे। वो एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करना चाहता था। ठीक है, शू शाओयान खिलखिलाकर हंसी। तुम लोग क्या सोचते हो, इस बार मुझे किस तरह की स्पिरिट सोल लेनी चाहिए? मेरे पास ढेर सारा पैसा है और बड़ी बहन गु युए ने कहा है कि वो मुझे छूट दिला सकती है। तांग वुलिन ने थोड़ी देर सोचा। सबसे अच्छा यही है कि तुम अपने अनुकूल स्पिरिट सोल लो। बेशक ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि उस समय क्या उपलब्ध है, इसलिए इसमें किस्मत की भी बड़ी भूमिका होगी। शुभकामनाएं। वो कुछ और कह पाते उससे पहले ही शेन ई मंच पर आ पहुंची और लेक्टर्न के पास गई। क्लास शुरू करते हैं। तांग वुलिन ने अचानक सिर घुमाया और देखा कि वो सीधे उसे घूर रही है। संकेत समझते ही वो रॉकेट की तरह अपनी सीट से उछल पड़ा और जोर से बोला, खड़े हो जाओ। पूरी कक्षा उसके साथ खड़ी हो गई। सुप्रभात शिक्षक। शेन ई ने संतोष से सिर हिलाया। बैठ जाओ। उसकी निगाहें तांग वुलिन से हटकर बाकी कक्षा पर घूमी, तेज और परखने वाली, मानो बाज की नजर हो। आज हमारी कॉम्बैट क्लास है। तुम लोग अपने अपने मेका निर्माण समूहों में लड़ोगे, आपस में नहीं बल्कि मुझसे या शिक्षक वू से। समूह नेता अपने अपने समूहों को बाहर निकाल लो, हम अभी निकल रहे हैं। ये कहते हुए शेन ई और वू झैंगकोंग बिना पीछे देखे दरवाजे की ओर बढ़ गए। कॉम्बैट क्लास? ये सोचकर तांग वुलिन स्तब्ध रह गया। फिर उत्साह उसके सीने से उभान मारने लगा। आखिरकार उसे अभी अभी 3रा आत्मावृत मिला था और उसने गोल्डन ड्रैगन किंग की एक और मोहर तोड़ी थी। यदि उसका आत्मसंयम इतना मजबूत ना होता तो वो नई ताकत आजमाने के लिए अपनी सीट से उछलकर बाहर दौड़ पड़ता।
श्रेक में कॉम्बैट क्लास कैसी होगी। हमारे समूह में सिर्फ 4 लोग हैं और हमें शिक्षक शेन या शिक्षक वू का सामना करना होगा। हालांकि हम दूसरे समूहों से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। हमारे पास वू सिडुओ भी है और उसके 4 आत्मावृत है। हम में से बाकी सबके पास 3-3 आत्मावृत है। दरअसल वू सिडुओ की सोल फ्यूजन स्किल तो एक पूरे समूह जितनी शक्तिशाली है। स्पैरिंग अलीना स्कूल भवन की पहली मंजिल के दक्षिणी हिस्से में स्थित था। चौड़े गलियारे से गुजरने के बाद छात्र एक विशाल गोलाकार मैदान में पहुंचे। उसका व्यास 100 मीटर से भी अधिक था और चारों ओर तरह तरह की मशीनें लगी थीं, लड़ाइयों को रिकॉर्ड करने, उनका विश्लेषण करने और दुर्घटनाओं की स्थिति में सुरक्षा देने के लिए। ये वो जगह नहीं थी जहां उन्होंने कक्षा अध्यक्ष पद के लिए लड़ाई की थी। ये एक असली स्पैरिंग अरीना था। वर्चुअल बैटलफील्ड में लगी चोटें वास्तविक शरीर पर भी असर डालती थीं, लेकिन मृत्यु का खतरा वहां नहीं होता था। इसलिए छात्र ज्यादा आक्रामक ढंग से और अधिक जोखिम लेकर लड़ते थे। यहां ऐसा नहीं था। शेन ई और वू झैंगकोंग मंच पर चढ़ गए। छात्र किनारों पर हटकर मंच की परिधि पर पंक्तियां में खड़े हो गए। हल्की फुल्की बातचीत सुनकर तांग वुलन ने सहपाठियों को शांत रहने का इशारा किया, लेकिन किसी ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ ने तो उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसने लंबी सांस छोड़ी। लगता है मेरी गैरहाजिरी ने मेरी अहमियत कम कर दी है। इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। मुझे बस मेहनत करके उनका सम्मान फिर से जीतना होगा। शेन ई ने अपनी तीखी निगाहों से भीड़ को देखा। स्वाभाविक रूप से कॉम्बैट क्लास में वास्तविक युद्ध होता है। आज का मुख्य उद्देश्य टीम वर्क है। जैसा कि मैंने पहले कहा है, अपने समूहों के साथ तुम लोग मुझसे या शिक्षक वू से लड़ोगे। बैटल आर्मर के अलावा हम अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करेंगे। जो भी समूह हमें हरा देगा उसे पूर्ण अंक मिलेंगे, अन्यथा तुम्हारा स्कोर प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। तय करो कि तुम किससे लड़ना चाहते हो, मुझसे या शिक्षक वू से। हम तुम्हारे निर्णय का भी मूल्यांकन करेंगे। तुम्हारे पास 5 मिनट का समय है, फिर लड़ाइयां क्लास काउंसिल समूह से शुरू होंगी। गु युए, लो गुई शिंग और वू सिडुओ तांग वुलन के पास आ गए। तांग वुलन का चेहरा क्षमायाची था। मेरी अनुपस्थिति के लिए माफ करना। रैंक 30 तक टूटने के बाद मेरे शरीर में कुछ अप्रत्याशित समस्याएं आ गई थी। ध्यान साधना पूरी होने तक मुझे कक्षा छोड़नी पड़ी। वू सिडुओ ने जैसे उसकी बात ही ना सुनी हो। बातें बाद में होंगी, तो किसे चुने? शिक्षक वू, तांग वुलन ने बिना हिचकिचाहट जवाब दिया। क्यों? स्पष्ट है कि शिक्षक वू बहुत मजबूत है। दरअसल वो शिक्षक शेन से भी ज्यादा ताकतवर होने चाहिए। गु युए और मैं ईस्ट सी अकेडमी से शिक्षक वू के साथ ही श्रेक आए थे। वहां वे हमारे शिक्षक थे, इसलिए हम उनकी क्षमताओं को समझते हैं। जब दोनों शिक्षक ही ताकतवर हैं, तो बेहतर है कि अज्ञात कारकों को कम किया जाए। इसलिए अगर हम शिक्षक वू को चुनेंगे तो कम से कम हम उनकी क्षमताओं के आधार पर योजना बना सकते हैं। मैं सहमत हूँ, लो गुई शिंग ने कहा। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। शिक्षक वू की आत्मा कौशलों का जल्दी से विवरण दे दो। उसकी आवाज में दृढ़ता थी जो उसे टीम लीडर जैसा दिखा रही थी। तांग वुलन ने उसे एक पल देखा, समझ नहीं पा रहा था कि उसे कैसा महसूस हो रहा है। एक बार सिर झटककर उसने वू झैंगकोंग की आत्मा कौशलों और उनके मार्शल बल की विशेषताओं का वर्णन करना शुरू कर दिया। हमारी भूमिकाएं क्या होंगी? वू सिडुओ ने पूछा। वे आमतौर पर अकेले लड़ती थीं, इसलिए टीम रणनीति से अनजान थी। तांग वुलन, तुम नियंत्रण में अच्छे हो, लेकिन आक्रमण करने में उससे भी अच्छे हो। तुम्हें अग्रिम मोर्चे पर रहना चाहिए। वू सिडुओ, तुम बगल से अचानक हमला करना। मैं बीच में रहकर लड़ाई की लय नियंत्रित करूंगा और गु युए पीछे से कवर फायर देंगी। पहली बार साथ लड़ रहे हैं, इसलिए योजना बहुत जटिल नहीं होनी चाहिए। सादगी ही सबसे अच्छी है। जैसे ही गु युए कुछ कहने वाली थी, तांग वुलन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, ठीक है, जैसा तुम कहते हो वैसा ही करते हैं। लो गुई सिंह मुस्कुराया। 5 मिनट पूरे हो चुके थे। चारों मंच पर चढ़ गए। हम शिक्षक वू को चुनते हैं, लो गुई शिंग ने कहा। तांग वुलन सबसे आगे खड़ा था। उसके ठीक पीछे लो गुई शिंग। गु युए लो गुई शिंग के पीछे थी और वू सिडुओ तांग वुलन के पास। ये एक अजीब सी वार संरचना थी। वू सिडुओ ने तांग वुलन की ओर देखा। क्या तुम उन्हें व्यस्त रख सकते हो? उसने सिर हिलाया। मुमकिन नहीं। शिक्षक वू के पास 7 आत्मावृत है। मैं बस थोड़ा सा समय खरीद सकता हूँ। पूरी कोशिश करना। तांग वुलन, हमें सिर्फ 3 सेकंड दिला दो। मैं तुम्हारा समर्थन करूंगा, इसलिए बिल्कुल मत रुकना। ठीक है। भिनभिनाहट के साथ प्रकाश का एक गुंबद पूरे अरीना को ढक लिया। तांग वुलन ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें सामने खड़ी आकृति पर टिक गईं। 50 मीटर दूर वू झैंगकोंग खड़े थे। उनकी सफेद पोशाकें उनकी बर्फीली आभा में हल्के से लहरा रही थीं। शुरू। शेन ई की साफ और तीखी आवाज गूंजी। तांग वुलन पलक झपकते ही हरकत में आ गया। जमीन उसके पैरों के नीचे दरक गई जब उसने अपनी ताकत झोंक दी। वो वू झैंगकोंग की ओर छलांग लगाकर बढ़ा। हवा में ही उसके आत्मावृत प्रकट हो गए। बैंगनी चमक में उसे रंग दिया। अब उसके पास 3 बैंगनी आत्मावृत थे। ये पाठ्य पुस्तकों में बताए गए सर्वोत्तम विन्यास से भी आगे था और उसकी ताकत का प्रतीक था।
मंच के बाहर खड़े सहपाठी तुरंत समझ गए कि उसने टूटन हासिल कर ली है। उसके आदेश पर चारों ओर से ब्लू सिल्वर घास फूट पड़ी। वे पहले से कहीं ज्यादा चमकदार थीं। उनकी नसें अधिक जटिल थीं, मानो पत्तों से बदलकर इंसानी नसें बन गई हो। भले ही वो अपने ब्लू सिल्वर घास में आए परिवर्तनों को पूरी तरह ना समझ पाया हो, लेकिन तांग वुलेन जानता था कि वो और भी ताकतवर हो चुकी है। ये वृद्धि सिर्फ तीसरा आत्मावृत पाने की वजह से नहीं थी, गोल्डन ड्रैगन किंग की एक और मोहर टूटने से भी उसके मार्शल बल का उत्थान हुआ था। घास की बेलें एक विशाल लहर की तरह वू झैंगकोंग की ओर उमड़ पड़ी। ये उसका पहला आत्मा कौशल था, बाइंड। जब बेलें वू झैंगकोंग को जकड़ने दौड़ी, तांग वुलेन की आंखों में रोशनी चमकी और उसका रक्तसार उबल पड़ा। सुनहरी शल्क उसकी दाहिनी बाह पर उभरे, कंधे से होते हुए धड़ के अधिकांश हिस्से तक फैल गए। उसका हाथ घातक गोल्डन ड्रैगन क्लॉ में बदल गया। शेन ई साफ कह रही थी कि शिक्षक पूरी ताकत से लड़ेंगे, ऐसे में वो जरा सी भी ढील नहीं दे सकता था। अब जाकर वू झैंगकोंग ने चाल चली। उनके नीचे आत्मावृत प्रकट हुए, पहले 2 पीले, फिर 3 बैंगनी और अंत में 2 काले। ये भयानक विन्यास पूरा होते ही स्काई फ्रॉस्ट तलवार उनके हाथ में प्रकट हुई और अरीना का तापमान तुरंत गिर गया। उन्होंने बाएं हाथ से तलवार की नोक को पकड़ा। दाहिने हाथ की हल्की सी हरकत पर तलवार से एक प्रकाश निकला और उनकी हथेली में खिलता हुआ फूल का रूप ले लिया। ये उनका पहला आत्मा कौशल था, फ्रॉस्ट स्कार। तलवार कला पर निर्भर रहने के बजाय उन्होंने बिना हिचकिचाहट अपने आत्मा कौशल का उपयोग किया। फ्रॉस्ट स्कार्स हवा में उड़ते हुए आगे बढ़े, ब्लू सिल्वर घास की लहर को चीर डालने की धमकी देते हुए। लेकिन जैसे ही वे टकराए, घास से एक चकाचौंध कर देने वाली नीली रोशनी फूट पड़ी। उसे काटने के बजाय फ्रॉस्ट स्कार केवल उसे बर्फ की एक परत में ढक सका, उसे वहीं जमा कर दिया। ये दृश्य देखकर वो झांगकोंग की आंखें सिमट गईं और उसने समझ में आने के भाव से सिर हिलाया। मैंने पूरी ताकत तो नहीं लगाई, लेकिन मैंने अपने सारे फ्रॉस्ट स्कार्स एक ही बिंदु पर केंद्रित किए थे। वुलेन की ब्लू सिल्वर घास सच में और मजबूत हो गई है। ये पहले से कम 2 गुनी मजबूत है। उसी क्षण वू झांगकोंग के पैरों के नीचे चांदी जैसी रोशनी खिल उठी। लुओ गुइशिंग ने स्पेशल लॉक का प्रयोग किया। उसका समय बिल्कुल सटीक था, ठीक उसी पल जब वू झांगकोंग फ्रॉस्ट स्कार इस्तेमाल कर चुका था और अगली आत्मा कौशल छोड़ने ही वाला था। उनकी साधना के स्तर में भारी अंतर होने के कारण लुओ गुइशिंग वू झांगकोंग को पूरी तरह रोक नहीं सका। फिर भी वो मुश्किल से उसे बाधित करने और आत्मा कौशलों की श्रृंखला बनाने से रोकने में सफल रहा। उसी समय वू सिदुओं ने झपटा मारा। लड़ाई की शुरुआत से ही वो तांग वुलेन से बस एक कदम पीछे रहकर चल रही थी, किसी भी मौके पर टूट पड़ने के लिए तैयार। जैसे ही लुओ गुइशिंग ने वू झांगकोंग को लड़खड़ाया, उसने अपनी पहली आत्मा कौशल हेल रश के साथ हमला कर दिया। वो एक छाया में धुंध की तरह वू झांगकोंग के सामने प्रकट हुई और उसकी पसलियों पर पंजा मार दिया। हालांकि ये उनकी पहली साझा लड़ाई थी, फिर भी चारों का तालमेल एकदम सटीक था। वू झांगकोंग के वस्त्र फड़फड़ाए जब उसने शरीर मोड़कर उस पंजे के वार का सामना किया। उसकी तलवार ने उसे धातु की गूंज के साथ रोक लिया। उसकी पूर्ण रक्षा देखकर वू सिदुओ स्तब्ध रह गई, मानो बिजली गिर गई हो। इससे पहले कि वू झांगकोंग उसकी गलती की सजा दे पाता, लुओ गुइशिंग ने उसे टेलीपोर्ट कर दूर भेज दिया। वू सिदुओं के हमले का फायदा उठाकर तांग वुलेन ने वू झांगकोंग से दूरी घटा ली। अब उसके सामने खड़े होकर उसने अपने ड्रैगन क्लॉ से वार किया। हवा को चीरती हुई एक तीखी सिसकारी गूंज उठी। उसके पंजे से 5 गहरे सुनहरे प्रकाश निकले। वू झांगकोंग का बर्फीला मखौटा आखिरकार टूट गया और उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक आ गई। उसकी तलवार झट से ऊपर उठी और एक श्वेत तलवार किरण के साथ इस हमले को रोका। ये पहले के फ्रॉस्ट स्कार से कहीं बड़ी थी, लेकिन बनावट में कहीं अधिक सरल, बस एक लंबी धार जैसी। लेकिन तांग वुलेन उसकी सरलता से धोखा नहीं खाया। असल में ये हजारों फ्रॉस्ट स्कार्स के संलयन से बना हमला था। भले ही ये वू झांगकोंग की पहली आत्मा कौशल थी, लेकिन उसके कुशल प्रयोग ने इसे एक भयानक राक्षस में बदल दिया था। श्वेत तलवार किरण और सुनहरे प्रकाश आपस में टकराए। कणों का विस्फोट हुआ। तांग वुलेन बर्फ की परत से ढका हुआ बाहर निकला, लेकिन वू झांगकोंग को भी पीछे हटना पड़ा। उसने इसे रोक लिया। तांग वुलेन ने एक आदिम दहाड़ छोड़ी और उसकी 3 बैंगनी आत्मा अंगूठियां फीकी पड़ गईं। उनकी जगह एक दमकती सुनहरी आत्मा अंगूठी प्रकट हुई। रक्तसार उसके भीतर उबलने लगा, उन्मत्त गति से बहता हुआ, जैसे ही उसने गोल्डन ड्रैगन बॉडी सक्रिय की। गोल्ड लाइट फिसलती हुई बाहर निकली और तांग वुलेन के शरीर के चारों ओर लिपट गई। ड्रैगन की गर्जना पूरे स्टेडियम में गूंज उठी और उसका पूरा शरीर सुनहरे रंग में नहा गया। उसकी दाहिनी आस्तीन फट गई और सुनहरे शल्कों से ढकी उसकी दाहिनी भुजा प्रकट हुई, शक्ति से फूटती हुई। हर एक शल्क तन गया था और उसका पंजा थोड़ा और बड़ा प्रतीत हो रहा था।
उसके उफनते रक्तसार की शक्ति ने पल भर में उसके शरीर से जमी बर्फ को हटा दिया। उसने फिर से पंजा चलाया और 5 और गहरे सुनहरे प्रकाश निकले, इस बार प्रत्येक 2 मीटर से भी लंबे। उनके प्रकट होते ही तांग वुलिन और वू ज़्लांगकोंग के बीच की जगह विकृत सी होने लगी और ड्रैगन की दहाड़ पहले से कहीं अधिक प्रबल हो गई। इससे कुछ क्षण पहले लुओ गुइसिंग ने वू सिधुओं को वू ज़्लांगकोंग के पीछे टेलीपोर्ट कर दिया था। तांग वुलिन के खरीदे गए समय का फायदा उठाकर उसने अपनी दूसरी मार्शल वूल को बुलाया। काले और सफेद प्रकाश उसके चारों ओर घूमने लगे, उसका शरीर बड़ा होने लगा और वो हेल व्हाइट टाइगर में बदल गई। उनका सामना एक 7 अंगूठियों वाले सोल सेज और श्रेक एकेडमी के शिक्षक से था। पीछे हटने या समय खींचने का कोई मतलब नहीं था, उन्हें शुरुआत से ही पूरी ताकत झोंक देनी थी। लुओ गुइशिंग की योजना थी कि सब अपनी ताकत का पूरा उपयोग करें और एक ही समय में वू ज़्लांगकोंग पर अपने सबसे शक्तिशाली हमले छोड़ें। ऐसा करके ही वो कम से कम अपनी वास्तविक क्षमता दिखा सकते थे। जब तांग वुलिन सामने से गोल्डन ड्रैगन रेड क्लॉ के साथ हमला कर रहा था, तब वू सिधुओं पीछे से हेल व्हाइट टाइगर रूप में टूट पड़ी। उसी समय 4 रंगी भाले हवा में प्रकट हुए और एक सटीक गणना की गई वक्र रेखा का अनुसरण करते हुए वू ज़्लांगकोंग के सिर की ओर बढ़े। लगभग हर दर्शक शिक्षा का मुंह खुला का खुला रह गया। उनकी कक्षा परिषद का संयुक्त हमला अत्यंत भयानक था, खासकर तांग वुलिन का गोल्डन ड्रैगन रेड क्लॉ और वू सिधुओं का हेल व्हाइट टाइगर। हर किसी को इन दोनों हमलों की उग्र शक्ति महसूस हो सकती थी। 3 दिशाओं से आते हमलों का सामना करते हुए वू ज़्लांगकोंग की चौथी आत्मा अंगूठी चमकी और उसने बस अपनी स्काई फ्रॉस्ट तलवार को आकाश की ओर भौंक दिया। तांग वुलिन और वू सिधुओं दोनों को तुरंत महसूस हुआ कि अब वो किसी इंसान से नहीं लड़ रहे, बल्कि वो एक विशाल पर्वत के सामने खड़े थे। वो जानते थे कि चाहे जो कर लें, इस पर्वत को हिला नहीं पाएंगे। ऊर्जा का एक भयानक तूफान वू ज़्लांगकोंग से फूट पड़ा। उसने उसके विरोधियों को झकझोर दिया, वू सिधुओं को उड़ा दिया, तांग वुलिन के गोल्डन ड्रैगन रेड क्लॉ को दबा दिया और अंत में 4 रंगी भालों की वर्षा को भी तितर-बितर कर दिया। एक गगनचुंबी धमाका गूंजा और अखाड़े के चारों ओर लगे अवरोध झटकों से कांप उठे। दर्शकों पर तनावपूर्ण सन्नाटा छा गया। सब धूल से भरे मंच को संकीर्ण आंखों से देखते रहे, बेसब्री से धूल बैठने और टकराव का परिणाम सामने आने का इंतजार करते रहे। अचानक उस खामोशी को चीरती हुई एक भनभनाहट गूंजी और नीली रोशनी आकाश में जा टकराई। वो 7 मीटर ऊंचाई तक पहुंची, फिर एक विशाल नीली महातलवार के रूप में प्रकट हुई। उससे एक ठंड की लहर निकली, जिसने तांग वुलिन और हेल व्हाइट टाइगर को जमीन पर गिरा दिया। फिर वो विशाल तलवार 9 अलग-अलग तलवारों में बट गई और तांग वुलिन और वू सिधुओं की ओर जा धंसी। मंच के बाहर बैठे दर्शक शिक्षकों को भी उस तलवार की वैश्यू के सामने सांस लेना मुश्किल लग रहा था। चांदी की रोशनी ने वू सिधुओं को ढक लिया और वो एक बार फिर खतरे से टेलीपोर्ट होकर बच गई। एक लक्ष्य हट जाने पर 9 तलवारों ने दिशा बदली और अपनी सारी जमा की गई ठंडी शक्ति तांग वुलिन पर केंद्रित कर दी। अगर उसके पास 9 जिंदगियां भी होती, तब भी तांग वुलिन इस हमले से नहीं बच पाता। वू ज़्लांगकोंग ने अपनी चौथी और 5वीं आत्मा कौशल फ्रॉस्ट सॉन्ग और फ्रॉस्ट मून का प्रयोग किया था। उसने जरा भी हाथ नहीं रोका, सीधे अपनी 2 सबसे शक्तिशाली आत्मा कौशल चला दी। तांग वुलिन के लिए इन 9 तलवारों से बचना असंभव था, लेकिन ठीक उसी क्षण जब वो उसे चीर डालने ही वाली थी, वो चांदी की एक चमक में गायब हो गया। अद्भुत! सभी दर्शक हैरानी से लुओ गुइशिंग की ओर देखने लगे। ये दूसरी बार था जब उसने अपने साथियों को बिल्कुल आखिरी पल में मौत के मुंह से टेलीपोर्ट कर बचाया था, और इस बार तो एक क्षण के अंश भर पहले हुआ था। फ्रॉस्ट सॉन्ग तांग वुलिन को टुकड़े टुकड़े कर देता, यहाँ तक कि तांग वुलिन भी अपने ड्रैगन क्लॉ से हमले की तैयारी कर चुका था। हालांकि शिक्षकों ने जल्द ही महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। लुओ गुइशिंग का चेहरा भी उन्हीं की तरह स्तब्ध था। उसने धीरे से सिर घुमाकर पीछे की ओर देखा। कुछ पहले उसने ठंड की लहर से बचाने के लिए वो सिधुओं को अपने सामने टेलीपोर्ट किया था, लेकिन तांग वुलिन को उसने पीछे की ओर भेज दिया था, सीधे गु युए के बगल में। लुओ गुइशिंग ने सदमे में गु युए की ओर देखा। तो तुम अंतरिक्ष को नियंत्रित कर सकती हो? गु युए ने शांति से उसकी निगाहों का सामना किया। अगर तुम कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं? सावधान रहो, वू सिधुओं ने चेतावनी दी और वू ज़्लांगकोंग से भिड़ने के लिए मुड़ी। वो आकाश की ओर गरजी और आगे झपट पड़ी। उसका विशाल बाघ रूप पारदर्शी होता चला गया। फ्रॉस्ट सॉन्ग मून पूरे आकाश में फैल गए। वू सिधुओं के हमले के सामने वू ज़्लांगकोंग ने केवल अपना दाया हाथ उठाकर विशाल फ्रॉस्ट सॉन्ग महातलवार को थाम लिया। उसने उसे आकाश की ओर इंगित किया और अपनी ठंडी दृष्टि से अपने चारों प्रतिद्वंद्वियों को देखा। तलवार से वार करने के बजाय उसने अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाकर वू सिधुओं की ओर धकेला।
उसकी दूसरी आत्मा मंडली चमक उठी और उसकी हथेली से सफ़ेद धुंध फूट पड़ी, जिसने नरक श्वेत बाघ को पल भर में निगल लिया। इसके बाद उसने फ्रॉस्ट सॉन्ग से बाकी तीनों पर दर्जनों फ्रॉस्ट स्कार्स बरसाए। तांग वुलिन ने लुओ गुइशिंग के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर ठंडा और शांत भाव था। वू ज़ैंगकोंग के सामने होते हुए भी वो बिल्कुल विचलित नहीं था। उसकी आत्मा मंडलियां प्रकट होकर चमक उठी और उसे केंद्र मानकर आसपास की जगह पारदर्शी होने लगी। नीली चांदी घास जमीन से फूट पड़ी, चढ़ती हुई एक विशाल जाल में बदल गई, जिसने उसे, लुओ गुइशिंग और गु युए तीनों को घेर लिया। घास की बेलों से बना घना जाल कुछ समय तक फ्रॉस्ट स्कार्स को रोकने में सफल रहा, लेकिन जल्द ही एक एक करके बेलें टूटने लगी। तांग वुलिन ने नीली चांदी घास के भालों को जमीन से फूटने का आदेश दिया, जिससे चारों ओर मलबा उड़ने लगा। इन भालों ने जाल को मजबूत किया और फ्रॉस्ट स्कार्स के खिलाफ दूसरी परत की रक्षा बन गए। उनके आने से हमलों की गति तुरंत धीमी पड़ गई। घूमो, गु युए ने चिल्लाकर कहा। उसने हाथ लहराए और उसकी तीनों आत्मा मंडलियां एक एक करके चमक उठीं। उसके चारों ओर एक विशाल हरा बवंडर खड़ा हो गया, जिसने आसपास का मलबा खींच लिया और तेजी से फैलने लगा। ये जल्द ही उसी तरह के रेत तूफान में बदल गया जैसा उसने पहले वू सिदुओं के खिलाफ इस्तेमाल किया था। हालांकि लुओ गुइशिंग उस बवंडर के केंद्र में नहीं था, तूफान ने उसे लड़खड़ाते हुए बाहर फेंक दिया। तभी एक बेल आगे बढ़ी, उसकी कमर में लिपटी और उसे वापस तांग वुलिन और गु युए के पास खींच लाई। गु युए ने तांग वुलिन को घूरा। तुम बहुत ज्यादा दयालु हो, क्या तुम्हें नहीं दिखता कि वो तुम्हें निशाना बना रहा है? तांग वुलिन बस असहाय सा मुस्कुरा सका, जबकि लुओ गुइशिंग का चेहरा काला पड़ गया। लेकिन अगले ही पल दोनों के चेहरों पर गहरा सदमा छा गया। उनकी आंखों के सामने गु युए आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। उसकी तीनों आत्मा मंडलियां चमक रही थीं और शक्ति की तरंगें उसके चारों ओर उफान मार रही थीं। उसके हाथ तितलियों की तरह नाचने लगे। रोशनी के गोले निरंतर प्रकट होकर बवंडर की हवाओं में नृत्य करने लगे। बवंडर शुरू में हरा था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, गु युए ने उसमें बर्फीले शूल जोड़ दिए, जो ढीली मिट्टी के साथ मिलकर उसे नीला सा रंग देने लगे। इन बर्फीले शूलों के जुड़ने से तीनों साफ महसूस कर सके कि वू ज़ैंगकोंग की स्काई फ्रॉस्ट तलवार का दमन कमजोर हो गया है। लुओ गुइशिंग अवाक रह गया। अभी भी खत्म नहीं हुआ? अब गु युए के हाथों पर चांदी सी चमक आ गई। उसने चांदी की किरणें बवंडर में भेजी, जिससे उसमें अंधकार की झलक आ गई। लुओ गुइशिंग के पास शब्द नहीं बचे थे। वो 4 तत्वों को नियंत्रित कर सकती है? ये कैसे संभव है? गु युए आग, धरती, बर्फ और अंतरिक्ष चारों तत्वों को साधती थी, और इतना ही नहीं, वो उन्हें आपस में मिला भी सकती थी। 2 तत्वों के संयोजन से 3 रिंग स्तर का चरम बवंडर बनता था। 3 तत्व उसे 4 रिंग स्तर तक ले जाते थे, और 4 तत्वों का संलयन उसे वू सिदुओं के नरक श्वेत बाघ की शक्ति के बराबर ले जाता था। लेकिन ये भी उस चतुर्थ तत्वीय बवंडर की सीमा नहीं थी। अब बवंडर के हरे रंग में धूसर आभा घुल गई। वो मृत्यु समान स्थिरता से गरज रहा था। एक फ्रॉस्ट स्कार बवंडर में घुसा और पल भर में चूर चूर हो गया। दूसरा भी गया। नतीजा वही रहा। शेन ई ने अंतिम मुकाबले के लिए स्क्रीन बंद कर दी थी। कुछ चीजें थीं जिन्हें वो सबको नहीं दिखाना चाहती थी। इसका मतलब ये था कि लुओ गुइशिंग ने क्लास प्रेसिडेंट की प्रतियोगिता में वू सिदुओं के खिलाफ गु युए की अंतिम लड़ाई नहीं देखी थी। वैसे भी ये कोई ऐसी बात नहीं थी जो वू सिदुओ खुद बताती। इसलिए ये पहली बार था जब लुओ गुइशिंग ने गु युए की शक्ति को प्रत्यक्ष देखा था। लुओ गुइशिंग ने तांग वुलिन को क्लास प्रेसिडेंट बनने को स्वीकार नहीं किया था। उसकी नज़र में तांग वुलिन की नियंत्रण क्षमता और शक्ति ठीक ठाक थीं, लेकिन शिखर पर नहीं थी। उसे लगता था कि तांग वुलिन ने चालों और किस्मत के दम पर जीत हासिल की है। वो तो यहाँ तक मानता था कि एक के विनाश एक लड़ाई में वो तांग वुलिन को पूरी तरह दबा सकता है। लेकिन आज तांग वुलिन के गोल्डन ड्रैगन रेड क्लॉ की भयानक शक्ति देखकर उसकी राय बदल गई। हालांकि रेड क्लॉ वू सिदुआ के नरक श्वेत बाघ जितना नहीं था, लेकिन उसे आत्मा संलयन शक्ति की तरह तैयारी की जरूरत नहीं थी। वो तुरंत ही घातक शक्ति उगल सकता था। इसके अलावा तीसरी आत्मा मंडली मिलने के बाद तांग वुलिन की आभा पहले से कहीं अधिक दबावपूर्ण हो गई थी। लेकिन इन सब में से कुछ भी गु युए के चतुर्थ तत्वीय बवंडर की बराबरी नहीं कर सका। युद्ध के बीच 4 तत्वों को मिलाकर हमला करने की उसकी क्षमता ये साबित करती थी कि उसकी आत्मा क्षमता कम से कम स्पिरिट सी क्षेत्र में थी। रैंकर होने के बावजूद लुओ गुइशिंग खुद को उसके सामने छोटा महसूस कर रहा था। तो वही हमारी कक्षा की सबसे ताकतवर है, लेकिन उसने क्लास प्रेसिडेंट का पद तांग वुलिन को सौंप दिया। क्या इसका मतलब यह है कि उसमें अभी भी कुछ और है? अनगिनत प्रश्न लुओ गुइशिंग के मन में उमड़ पड़े। जब बवंडर गरज रहा था तो उसके बाहर जमी फ्रॉस्ट मिस्ट धीरे धीरे छट गई। नरक श्वेत माघ कहीं दिखाई नहीं दे रहा था और उसकी जगह केवल स्थिर खड़ी वू सिदुओ थी।
उसका पूरा शरीर चमक रहा था, वो पूरी तरह जमी हुई थी। वू ज़ैंगकोंग ने आकाश में फैले फ्रॉस्ट सॉन्ग मून को वापस बुला लिया, फिर उसकी तीसरी आत्मा मंडली चमकी। स्काई फ्रॉस्ट स्लैश का समय आ चुका था। उसने एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया। उसने बस अपनी विशाल फ्रॉस्ट सॉन्ग तलवार को नीचे की ओर वार करने का आदेश दिया। 10 मीटर लंबी तलवार प्रकाश की धार निकली, 50 मीटर दूर तक जाती हुई बवंडर को चीरती चली गई और उसे पल भर में नष्ट कर दिया। चतुर्थ तत्वीय संलयन हमला भी फ्रॉस्ट सॉन्ग से सशक्त स्काई फ्रॉस्ट स्लैश की ताकत को नहीं झेल सका। टकराव ने बस तलवार प्रकाश को मंद किया और कुछ नहीं। बवंडर एक क्षण में नष्ट हो गया। जब तांग बुलिन, गु युए और लुओ गुइशिंग फिर से दिखे, तब तक वू ज़ैंगकोंग अपनी तलवार म्यान में डाल चुका था। मूर्ख, उसने ठंडी आंखों से उन्हें देखा। ये एक शब्द पूरी सच्चाई के साथ गूंज उठा। लड़ाई समाप्त हो चुकी थी और तांग बुलिन का दल हार चुका था। वू सिद्धुओं के नरक श्वेत बाघ के बिना और बाकी सभी के थके होने के कारण अगर वू ज़ैंगकोंग ने हमला जारी रखा होता तो वो पल भर में हार जाते। इस एक शब्द ने तीनों को शर्म से झुका दिया। वो सभी समझते थे कि उसका क्या मतलब था। शुरुआत में उन्होंने सही तालमेल के साथ लड़ाई की थी, लेकिन जैसे ही लुओ गुइशिंग ने वू सिद्धुओं को खतरे से टेलीपोर्ट किया और गु युए ने तांग वुलिन के साथ भी वही किया, सब कुछ बिखर गया। तांग वुलिन और गु युए का तालमेल भी परिपूर्ण नहीं था, खासकर जब अनिच्छुक लुओ गुइशिंग को शामिल किया गया था। उनकी समन्वय व्यवस्था शानदार तरीके से स्वयं ही ढह गई। चारों मिलकर भी वू ज़ैंगकोंग के बराबर नहीं थे, और जब तालमेल टूट गया तो बात ही क्या थी। वू ज़ैंगकोंग ने अपनी हथेली वू सिद्धुओं के शरीर पर रखी, उसके ऊपर जमी बर्फ को हटाया और उसे होश में ले आया। कुछ पलों पहले पूरी तरह जमी हुई होने के बावजूद अब उसके शरीर में जरा सी भी कंपी नहीं थी। चारों सिर झुकाए मंच से नीचे उतर आए। शेन यी ने कोई आलोचना नहीं की और बस अगले समूह को मंच पर आने का आदेश दिया। वू सिद्धुओं ने तांग वुलिन से लुओ गुइशिंग तक देखा, फिर नाक से फुनकार मारते हुए बैठने की जगह ढूंढती हुई चली गई। उसके चेहरे पर बदसूरत भाव थे। तांग वुलिन ने आह भरी, ये मेरी गलती थी। मैंने शिक्षक वू को कम आंका। अब जबकि उनके पास 7 आत्मा मंडलियां हैं तो वो पहले से कम 2 गुना ताकतवर हैं। मैंने भी सभी के साथ सही तालमेल नहीं बनाया। लुओ गुइशिंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप बैठने की जगह ढूंढने चला गया। क्या तुम टीम लीडर हो गु युए? उसने तांग बुलिन को घूरा। नहीं, तुम नहीं हो। फिर सारी गलती अपने सिर क्यों ले रहे हो? योजना उसी ने बनाई थी, लेकिन तुम उसे कुछ कहते नहीं सुन रहे। ये सुनकर लुओ गुइशिंग ने गुस्से से गु युए की ओर देखा, लेकिन गु युए ने उसे अनदेखा कर दिया। तांग बुलिन ने भौहें सिकोड़ लीं। अकेले बैटल आर्म मास्टर बनना असंभव था। इसके लिए उसे सबके पूरे दिल से सहयोग की जरूरत थी। लेकिन हालात बिल्कुल वैसे नहीं चल रहे थे जैसा उसने उम्मीद की थी।